गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में फोटोसिंथेसिस चल रहा है। पिछली क्लास में हमने केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, केल्विन बेसन साइकिल भी कहते हैं। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको 4 प्रोसेस उसके बताए थे। पहला कार्बोक्सिलेशन उसमें हो रहा था, दूसरा अपचयन की प्रक्रिया थी PGA की, और तीसरी प्रक्रिया में हेक्सोज का निर्माण, और चौथी प्रक्रिया में RUBP का पुनर्संश्लेषण हो रहा था। ठीक है, आज हम जानेंगे, वो तो था C3 पादपों के लिए, लेकिन C4 पादपों के लिए भी हैच एंड स्लैक जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर हैच एंड स्लैक साइकिल की खोज की थी, जिसे हम C4 साइकिल भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक है, इसे हम C4 साइकिल भी कहते हैं। इसे हम और भी कई नामों से जानते हैं। इसको हम C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी कुछ पहले महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे, उसके बाद हम साइकिल देखेंगे। हो सकता है आज साइकिल ना भी हो, लेकिन कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसे C4 साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की प्रक्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त ना होकर कितने कार्बन युक्त बनता है? 4 कार्बन युक्त बनता है। ठीक है, जहां हमने C3 में देखा था कितने कार्बन था? 3 कार्बन था, लेकिन C4 में कितना है? ये 4 कार्बन होता है। ठीक है, C4 में 4 कार्बन होता है और बनता क्या है? यहाँ पर तो C3 में तो बन रहा था PGA, लेकिन यहाँ क्या बनता है? OAA बनता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि प्रथम स्थायी उत्पाद है। और ये कितने कार्बन युक्त होता है? 4 कार्बन युक्त होता है। तो C4 साइकिल को हम C4 साइकिल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनमें प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त होगा, जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। अब देखिए, जो CO2 ग्राही था C3 में, वो क्या था? वो तो था RUBP। क्या था? RUBP। ठीक है, CO2 ग्राही। क्लियर? वहां क्या था? CO2 ग्राही RUBP। लेकिन C4 में क्या होता है? CO2 ग्राही ये होता है PEP, यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो C4 पादपों के बारे में संक्षिप्त जो है वो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये C4 पादपों में पाया जाता है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त बनता है, जिसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में OAA कहते हैं, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। इसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और CO2 ग्राही का काम कौन करता है? PEP, यानी कि फास्फोइनोल पायरुविक एसिड यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि जहां हमने देखा C3 साइकिल में, उस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितने ATP की ज़रूरत थी? 18 ATP की ज़रूरत होती है, लेकिन C4 साइकिल में हम देखेंगे कि इसको 30 ATP की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम C4 साइकिल की डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ C4 साइकिल। डिस्कवरी ऑफ C4 साइकिल। ठीक है, C4 साइकिल की डिस्कवरी क्या कहती है? देखिए, एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कैप्रीलॉव, इसने 1960 में कैप्रीलॉव, ठीक है, इसने 1960 में किस पर प्रयोग किया? इसने मक्का पर प्रयोग किया। मक्का होता है जिया मेज। ठीक है, और वैज्ञानिक जैसे कॉर्डचैक, इसके अलावा बर्न, और तीसरा जो था वो था हर्ट। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1965 में
इन्होंने किस पर प्रयोग किए? गन्ने पर प्रयोग किए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ C4 साइकिल। तो कैप्रीलाव 1960 ने मक्का पर 1960 ने मक्का पर और कोर्चेक बर और हर्ट ने 1965 में गन्ने पर प्रयोग किए थे, गन्ने की पत्तियों पर प्रयोग किए थे और प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। इन्होंने फोटोसिंथेसिस का अध्ययन किया और ये बताया कि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त ना बनकर कितने कार्बन युक्त बनता है? 4 कार्बन युक्त बनता है। और वो क्या होता है? वो 4 कार्बन युक्त क्या होते हैं? वो होते हैं एस्पार्टिक एसिड व मैलिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड, ये तो इन्होंने बताया। कैप्रीलाव ने मक्का और कोर्चेक बर और हर्ट ने गन्ने की पत्तियों पर प्रयोग करते हुए ये पाया कि इनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो कार्बन स्थिरीकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त ना बनकर 4 कार्बन युक्त बनता है। और वो क्या है? वो है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इनके तर्कों से संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर आगे MDH और दूसरा इसका जो साथी था वो था CR स्लैग। इन्होंने 1966 में इन जो प्रयोग पहले किए गए थे उन प्रयोगों की पुष्टि की और इस चक्र का पूर्ण परिपथ खोज दिया। इन्होंने C4 साइकिल का पूर्ण परिपथ खोज निकाला। ठीक है, और निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष ये निकाला कि C4 साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है? इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त होता है, वो भी क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये किसने बता दिया? ये बता दिया हैच एंड स्लैग ने। और ये भी कह दिया कि जो OAA है वो आगे, क्योंकि ये OAA कैसा होता है? आगे स्थायी होता है, तो ये भी आगे क्या करेगा? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये आगे फिर मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये सब किसने बताया? ये सब बताया था हैच एंड स्लैग ने। ठीक है, तो इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर इसको क्या कहते हैं? हम हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। अब हम जानते हैं C4 पादपों के बारे में। देखिए, साइकिल तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से पादपों में होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है C4 साइकिल की कि ये कहाँ पाया जाता है? C4 प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये C4 पादपों में पाया जाता है। क्लियर? और एक बीजपत्री के जो कुल हैं मोनोकोट के 2 कुल हैं। एक तो है ग्रेमिनी, जिसे हम पोएसी भी कहते हैं। ठीक है, मोनोकोट ग्रेमिनी, एंड दूसरा जो आता है वो है साइप्रेसी। ठीक है, तो अधिकतर जो पादप हैं जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है वो कौन से कुलों के सदस्य हैं? ग्रेमिनी और साइप्रेसी कुलों के सदस्य हैं। और ये कैसे हैं दोनों कुल? ये है एक बीजपत्री। ठीक है, तो अब तक मोनोकोट के 13 मोनोकोट के 13 कुलों के 900 पादपों में, कितने पादपों में? 900 पादपों में C4 साइकिल खोजा जा चुका है। ठीक है, C4 साइकिल की पुष्टि हो चुकी है। कितने में? 900 पादपों में। कितने कुलों में? 13 कुलों में। और कौन सा वर्ग? मोनोकोट। ठीक है, लेकिन अगर देखिए ये मोनोकोट जो हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है
कि जो C4 साइकिल है वो एंजियोस्पर्म से इतर यानी कि एंजियोस्पर्म के अलावा किसी भी पादप वर्ग में नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि C4 जो साइकिल है वो केवल और केवल कहाँ होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। क्लियर। अब देखिए अगली जो मुख्य बात ये कि C4 साइकिल मोनोकोट में तो है 900 में 13 कुलों के, लेकिन डाइकोट्स में भी ये डाइकोट्स के भी लगभग 300 पादपों में खोजा जा चुका है। ठीक है, 300 पादप तो डाइकोट के और मोनोकोट के कितने 900 पादप। तो इन पादपों के अंदर ये C4 साइकिल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं C4 पादपों के कौन कौन से हैं, ताकि आपको याद रहे। अगर पहले हम मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट्स कौन से हैं, जैसे जियामेज। जियामेज क्या है, जियामेज एक मोनोकोट पादप है, मक्का जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है गन्ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, ऑफिसिनेरम ये क्या है, ये है गन्ना। तीसरा आता है पेनिसीटम अमेरिकाना, ये क्या है भाई, ये है बाजरा। ठीक है, जो मोटा अनाज है बाजरा वो आता है। और चौथा आता है सोरघम वल्गेर। सोरघम वल्गेर ये क्या है, ये है ज्वार। ठीक है, ज्वार नंबर 4। और जो ऊपर वाले ये सारे पादप हैं ये कौन से कुल के हैं, ये सारे पादप बिलोंग करते हैं ग्रेमिनी कुल से। ठीक है, कौन से कुल में, ये घास कुल से है, ग्रेमिनी कुल से है। ठीक है, इसके अलावा साइप्रेसी कुल के भी पादप आते हैं जिनको हम साइप्रस स्पीसीज बता सकते हैं। ठीक है, ये जो हैं ये आते हैं साइप्रेसी कुल में। ये तो हो गई मोनोकोट। तो मोनोकोट कौन कौन से हैं जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है, मक्का, गन्ना, बाजरा और ज्वार, इसके अलावा साइप्रस। ठीक है, तो मक्का जियामेज, सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना, पेनिसीटम अमेरिकाना बाजरा और सोरगम वल्गेर होता है ज्वार। आगे देखते हैं डाइकोट प्लांट। मोनोकोट तो देख लिए एग्जाम्पल, लेकिन डाइकोट भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से डाइकोट हैं जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। पहला आता है इसमें एमेरेंथस स्पीसीज। नंबर 1 जो है वो है एमेरेंथस स्पीसीज, एमेरेंथेसी कुल का है ये। इसी तरह से यूफोर्बिया, यूफोर्बिया ये यूफोर्बिएसी कुल का है। यूफोर्बिया की जो जातियां हैं उनमें पाया जाता है। और इसके अलावा एट्रीप्लेक्स, एट्रीप्लेक्स स्पीसीज। ठीक है, एट्रीप्लेक्स स्पीसीज कौन से कुल का पादप है, ये है चीनोपोडिएसी का, चीनोपोडिएसी का। ठीक है, पहले वाले दोनों तो आपको यहीं पर नाम मिल जाएंगे। कौन से कुल का है, एमरैंथस, एमरैंथेसी का। यूफोर्बिया है, यूफोर्बिएसी का। और एट्रीप्लेक्स किसका है, चीनोपोडिएसी का। ठीक है, तो ये डाइकोट प्लांट है जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल हमने देख लिए, डिस्कवरी हमने देख ली, लेकिन अब हमारे लिए पहले C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता के बारे में जानना जरूरी है। C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता क्या है, ठीक है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद ही हम साइकिल अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो C4 पादपों में देखिए 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, C4 पादपों में 2 प्रकार की क्या होती हैं, फोटो सिंथेटिक सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, पहली तो है नंबर 1, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो पहली कौन सी है, मीजोफिल, पहली है मीजोफिल। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, बंडल शीथ, बंडल शीथ।
इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम पर्ण मध्योतक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? पर्ण मध्योतक। और बंडल शीत क्या होती है? पूलाच्छद या पूल आच्छद कोशिकाएं। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं C4 पादपों में पाई जाती हैं, जबकि C3 पादपों में कौन सी होती हैं? मीजोफिल कोशिकाएं ही होती हैं। क्लियर? तो पूल आच्छद कोशिकाएं वैस्कुलर बंडल के चारों ओर होती हैं। देखिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये है इसकी एपिडर्मिस। ठीक है, इसी तरह से ये इसकी लोअर एपिडर्मिस। क्लियर? और अब देखिए इसके अंदर एपिडर्मिस हो गई दोनों, और अब बीच में हम बना देते हैं इसके जाइलम एंड फ्लोएम। थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और इसके बाद इस जाइलम एंड फ्लोएम के बाहर की ओर, इस तरह से बाहर की ओर क्या है? ये है कौन सी कोशिकाएं? इस तरह से इसको बना लेते हैं ताकि इजीली बन जाए, जल्दी बन जाए। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, और इसके बाहर क्या होती हैं? इसके बाहर होती हैं कोशिकाएं जो बाहर की तरफ, बंडल शीत कोशिकाएं तो अंदर बन गई हैं, जो कि एक माला रूपी फॉर्म में होती है, और बाहर की ओर यहाँ पर ये वाली कौन सी कोशिकाएं हैं? ये हैं मीजोफिल कोशिकाएं। ठीक है, इस तरह से ये मीजोफिल कोशिकाएं हैं। क्लियर? और ये बाकी की कोशिकाएं मीजोफिल, इनके बीच बीच में अवकाश होते हैं। ठीक है, इनके बीच बीच में क्या है? अवकाश है। इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आ गए? ये हो गया अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गई मीजोफिल। ये वाली जो है ये है बंडल शीत। ठीक है, ये है लोअर एपिडर्मिस, और ये है इसका जाइलम, और ये है इसका फ्लोएम। फ्लोएम नीचे की तरफ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्रेन्ज एनाटॉमी है। क्रेन्ज एनाटॉमी इसको हम कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पूल आच्छद कोशिकाएं इस 7 पूल, जो बीच में आपको सेंटर में दिख रहा है 7 पूल, इसके चारों तरफ इस तरह से माला रूपी फॉर्म के अंदर होती है। ये माला रूपी फॉर्म में है। ये थोड़ा सा इसको और गहराई दे देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। अभी आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से ये चारों ओर व्यवस्थित होती हैं पूल आच्छद कोशिकाएं। इनको हम कहते हैं, ये पूल आच्छद कोशिकाएं हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको मेरे ख्याल से सब अच्छी तरह दिख रहा होगा। तो जो बंडल शीत है उसको हम कहाँ देख रहे हैं? उसको देख रहे हैं हम जाइलम एंड फ्लोएम के बाहर की तरफ, और ये माला रूपी स्वरूप में पाई जाती है। इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रेन्ज एनाटॉमी कहते हैं, क्योंकि जर्मन भाषा में माला को हम क्या कहते हैं? क्रेन्ज कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? क्रेन्ज एनाटॉमी कहा गया है। क्लियर? तो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं क्रेन्ज एनाटॉमी, यानी कि ये वाली जो बंडल शीत कोशिकाएं हैं, इनके चारों ओर इस तरह से व्यवस्थित रहती हैं। बंडल शीत कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होती हैं? मीजोफिल कोशिकाएं, जिसे हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कहते हैं।
और ये जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, इनके बीच बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, आंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो C4 पादप हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, द्विरूपता पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट की। जो C4 पादप हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, पहले वाले कौन से हैं, दूसरे वाले कौन से हैं, दोनों देख लेते हैं। जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं, जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो छोटा होगा और सुविकसित ग्रेना युक्त होगा, यानी कि जो ग्रेना है वो वेल डेवलप्ड होता है। कहाँ पर, मीजोफिल कोशिकाओं में। ध्यान रखना है, छोटे क्लोरोप्लास्ट और वेल डेवलप्ड ग्रेना ये पाए जाते हैं मीजोफिल कोशिकाओं में। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं में होंगे वो छोटे होते हैं और उनके अंदर सुविकसित ग्रेना पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बंडल शीत कोशिकाओं की। जो बंडल शीत कोशिकाएं, जिसे हम पूल आच्छद कोशिकाएं कह रहे हैं, इन पूल आच्छद कोशिकाओं में मिलने वाला क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। बंडल शीत वाले क्लोरोप्लास्ट आकार में बड़े होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेना एब्सेंट होता है, ग्रेनम नहीं पाया जाता, ग्रेना यहाँ पर एब्सेंट होती है। परंतु इसका एक अपवाद भी है। जो बर्मुडा ग्रासेस हैं, बर्मुडा घास जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर बंडल शीत कोशिकाओं में भी ग्रेना की उपस्थिति बतलाई जा चुकी है। ठीक है, तो देखिए फिर से देख लेते हैं, क्रेंच एनाटॉमी कहाँ पाई जाती है, C4 पादपों में पाई जाती है। C4 पादपों में दो कोशिकीय रूप पाए जाते हैं, पहले मीजोफिल कोशिका, दूसरी होती है बंडल शीत कोशिका। इस तरह से आपके सामने डायग्राम है। मध्य में जो वैस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ माला रूपी स्वरूप में पाई जाती हैं बंडल शीत कोशिकाएं, जिन्हें हम पूल आच्छद कोशिकाएं कहते हैं। और इनके अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट आकार में बड़े होते हैं और इनमें ग्रेना नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि इसके बाहर की ओर इसको घेरे हुई कोशिकाएं पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनके क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं और वेल डेवलप्ड ग्रेना युक्त होते हैं। यहाँ पर ग्रेना पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एनाटॉमी है उसको हम कहते हैं क्रेंच एनाटॉमी। ये तो बात हो गई कोशिकाओं की। अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। जो बाहर की पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं उनके अंदर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम इनके अंदर पाया जाता है। कहाँ पर, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। ठीक है, ये कहाँ होता है, मीजोफिल में होता है। क्लियर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं राइबुलोज 1,5 डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, राइबुलोज 1,5 डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ होगा, पर्ण मध्योतक में। जबकि बंडल शीत कोशिकाओं में कौन सा होता है, यहाँ पर होता है PEP कार्बोक्सिलेज। कहाँ होगा ये होता है बंडल शीत कोशिकाओं में। ठीक है, ये बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। क्लियर, तो इस प्रकार की एनाटॉमी C4 पादपों में पाई जाती है। तो देखिए, हमने अब तक सारा जो अब तक पढ़ा है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो C4 पादप हैं उनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है इस क्लास का, इस टाइम का, तो थोड़ा सदुपयोग कर लिया जाए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल C4 पादपों में पाया जाता है। इनके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, डिस्कवरी की बात की जाए तो डिस्कवरी में सबसे पहले कैप्रीलॉव और कॉर्चैक, हार्ट एंड बर्न ने 1965 में ये बता दिया था कि C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की एक प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त होता है, जिसे हम मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। इसके बाद 1 साल बाद ही हैच एंड स्लैक ने उनके परिणामों की पुष्टि की और ये कहा कि C4 पादपों में C4 साइकिल पाया जाता है। इस दौरान C4
जो कार्बन 4 कार्बन युक्त प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, जो कि बाद में मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो हो गई डिस्कवरी। और उसके बाद मैंने आपको बताया C4 पादपों के बारे में। तो अधिकतर जो C4 पादप हैं जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाएगा वो कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर ग्रेमिनी और साइप्रेसी कुल के पादप हैं। ग्रेमिनी और साइप्रेसी कुल के तकरीबन जो ग्रेमिनी और साइप्रेसी कुल हैं, उसी तरह से मोनोकोट के तकरीबन 13 कुलों के 900 पादपों में इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इसी तरह से डाइकोट के तकरीबन 300 पादपों में C4 साइकिल पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे गन्ना है, बाजरा है, ये सब किसके हैं, ये मोनोकोट के हैं। डाइकोट में जैसे एट्रीप्लेक्स है, यूफोर्बिया है, ये सारे कैसे हैं, डाइकोट के प्लांट हैं। तो इनके अंदर इस तरह से C4 साइकिल पाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो C4 साइकिल है वो केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, ना कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, ना ही कोई किसी दूसरे पादप वर्ग में। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि मीजोफिल कोशिकाएं तो वहाँ पर भी होती हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं होती है C4 साइकिल की। आगे चलते हैं। C4 पादपों की संरचनात्मक विशेषता मैं आपको बता चुका हूँ। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं C4 पादपों में, पहली मीजोफिल, दूसरी बंडल शीत कोशिकाएं। मीजोफिल कोशिकाएं जो हैं वो सबसे बाहर होती हैं। अगर हम अंदर से बाहर की ओर चलें तो बंडल शीत के बाहर एक माला रूपी स्वरूप में अंदर जो है वो है वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल के बाहर की ओर बंडल शीत, जिसे हम पूल आच्छादित कोशिकाएं कह रहे हैं, ये माला स्वरूप होती है। और इसको हम क्यों कहते हैं, क्रेंज, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मन भाषा में माला को क्रेंज कहा जाता है, इसीलिए इसको क्रेंज एनाटॉमी नाम दिया गया है। और इस क्रेंज एनाटॉमी के बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं हैं उनको मीजोफिल कोशिकाएं कहते हैं। मीजोफिल कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट छोटे और ग्रेना युक्त होते हैं, जबकि बंडल शीत कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट बड़े और ग्रेना रहित होते हैं। मीजोफिल कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, जिसे राइबोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी कहते हैं, जबकि मीजोफिल कोशिकाओं में PEP कार्बोक्सिलेज, जिसे हम फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी कहते हैं। तो इस तरह से C4 पादपों की एनाटॉमी आपके सामने है। अब आगे चलते हैं हम C4 साइकिल में। ठीक है,